नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि जेडीयू में माफी चाहेंगे, जेडीयू में इतनी ज्यादा नाराजगी क्यों है। यकीन मानिए एमएलए से लेकर के एमएलसी तक सभी नाराज हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा फैसला कैसे कर लिया, नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके क्यों जा रहे हैं, इसको लेकर के सब में भारी नाराजगी है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने यह फैसला किया तो क्या जेडीयू के किसी नेता को पता नहीं था? क्या उन्होंने किसी दबाव में यह फैसला किया? क्या उनको ये बातें मनवाई गई? वो कौन लोग थे जिनकी वजह से नीतीश कुमार ने इतने बड़े फैसले ले लिए और जेडीयू के जो करीबी लोग हैं उनको पता तक नहीं चला? ये सारी बातें अब की जा रही है। सवाल ये उठता है कि नीतीश ने तो अब फैसला कर लिया है, पर जेडीयू के भीतर की नाराजगी कैसे दूर होगी? क्या ये समय गुजरने के बाद दूर हो जाएगी या निशांत अब उस वैक्यूम को भरेंगे? क्या होगा आगे, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि जेडीयू के लोग नाराजगी कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। हम लोग दुखी हैं, हम लोग व्यथित हैं, हम लोग उनके इस निर्णय से हम लोग की कोई सहमति नहीं है। आखिर क्या वजह रही जिसके कारण नीतीश जी ने ये अब निर्णय तो लिए हैं तो उसका तो हम नहीं कह सकते हैं। उनका किसी भी निर्णय का उनको हम नहीं बता सकते कि क्या जा सकते हैं। क्या लगता है कि कोई प्रेशर से हुआ है? पता नहीं चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आज बैठक में हम लोग सब बात बताएंगे। कितने बजे? स्वाभाविक प्रक्रिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 94 से समता पार्टी से जनता दल यूनाइटेड का सफर जो है उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक लंबी संघर्ष के बाद सत्ता मिली और 20 वर्षों से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं और बिहार में सर्वांगीण विकास किए हैं, सुशासन कायम किए हैं, कानून का राज कायम किए हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किए हैं। ये तो स्वाभाविक है कि सभी कार्यकर्ता तो उनके फैसले से आहत है। हमारी एक ही मांग है कि माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से 2005 में ये उजड़ा हुआ और बिखरा हुआ बिहार था, कोई भी शासन नाम का यहाँ चीज़ नहीं था, कड़ी मेहनत करके बिहार को ऊंचाई माने प्रदान किए हैं। तो हम ऐसे भैया को बिहार से क्यों जाने देंगे दिल्ली? आप देख रहे हैं कि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, न्याय के साथ विकास, हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को 35% आरक्षण, उसके बाद जो गरीब गुड़िया लोग था, कभी मुखिया नहीं बनता था, सरपंच नहीं बनता था, आज मुखिया बना है, सरपंच बना है, जिला परिषद बना है, सब इन्हीं का देन है। तो आज मैं इतने अच्छे नेता को जो स्वर्ग लगता है, पटना स्वर्ग, अब बिहार स्वर्ग जैसा लगता है। रोडों का जाल बिछा हुआ है, बिहार में पुल पुलिया बनाए, क्या नहीं किए बिहार के लिए, और इतनी रोजगार दिए हैं बिहार के युवक युवतियों को कि भारत देश में उतना रोजगार कोई भी मुख्यमंत्री नहीं दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि बिहार में ये सुशासन बना रहे। जब तक हमारे नीतीश भैया रहेंगे, बिहार में रहेंगे, बिहार से नहीं जाएंगे, हम प्राण छोड़ देंगे। पार्टी कार्यालय क्यों आए हुए हैं जेडीयू से? हम इसलिए आए हुए हैं कि नीतीश कुमार जी दिल्ली नहीं जाएंगे। जब टाइगर जिंदा है, दहाड़ बाकी है, तो दहाड़ भी नहीं दिखाने दिया। 2 आदमी गुजरात से आए और उनको ले जाने का काम करने लगे। पहला में भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरा में है भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये दोनों दिल्ली ले जा रहे हैं? हाँ। आप चाहते हैं कि दिल्ली नहीं जाए मुख्यमंत्री? नहीं, अगर ये दिल्ली चल जाएंगे तो फिर घर टूटने लगेगा, बहुत कुछ होगा। क्या होने लगेगा? बहुत कुछ होगा, घर टूटने लगेगा, फिर बिहार में बहुत कुछ होगा। भावुक क्यों हो रहा है? बिहार के विकास के लिए नीतीश राव के बदले निशांत राव को बिहार के बागडोर को दिया जाए, ताकि कार्यकर्ताओं की भावना को समझ सके और बिहार के विकास की पटरी आगे बढ़ सके। जी हाँ, विधायक भी नाराज हैं, मंत्री की भी नाराजगी सुनाई पड़ी और आपने देखा लोग किस तरीके से नाराज हैं।
अब सवाल यही उठ रहा है कि बीजेपी इस क्राइसिस को कैसे मैनेज करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि जो बीजेपी और जेडीयू के बीच में मीडिएट कर रहे थे उनको लेकर के भी बड़ी नाराजगी है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नाराजगी जायज़ है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिरकार नीतीश कुमार को कौन हटा सकता है, आज तक तो कोई हटा नहीं पाया। तो ऐसी क्या बात हुई कि नीतीश कुमार अचानक मान गए? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग जानना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग किसी हाल में नीतीश कुमार बिहार छोड़ें इसके लिए तैयार नहीं है। चलते हैं हम अपने मेहमानों के पास और उनसे बात करेंगे। आपने सुना रामबंधु बस जी, अभी मैं आधे घंटे, माफ़ी चाहूँगा आप सबों से, अभी मैं आधे घंटे आरसीपी सिंह जी से बात कर रहा था। मैं उनसे सवाल पूछा कि भाई कभी भी जेडीयू बीजेपी से हारती नहीं देखी बिहार में, इस बार ऐसा क्या हुआ कि एकदम जेडीयू को लगा कि कुछ मिल भी नहीं रहा है और नीतीश कुमार दिल्ली जाने को तैयार हो गए? तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी थी उन लोगों ने अपना काम कैसे किया ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। किसी को नहीं पता था, ना जेडीयू के समर्थकों को पता है, ना नेताओं को पता है, ना विधायकों को पता है, और कैसे ये सब हो गया या कि ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। रामबंधु बस जी। जी, देखिए, जो 3 लोगों का नाम बार-बार आ रहा है, ललन सिंह है, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं। एक तो ये एक ऑपरेशन लोटस है। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार का तख्ता पलट किया गया है। ऑपरेशन लोटस हो गया और सफलतापूर्वक हो गया। इसमें जो ये 3 लोगों का नाम आ रहा है, मुझे लगता है कि इन लोगों से ज़्यादा गुनाहगार वो लोग हैं, जो नीतीश कुमार के स्वजातीय हैं या उनके वो अति पिछड़ी जाति के जो नेता हैं। क्योंकि ये बात किसी से छिपी हुई नहीं थी कि बीजेपी जदयू के अंदर बीजेपी का अपना एक स्लीपर सेल है। बीजेपी के लिए एक जदयू के अंदर पिच तैयार है जहां से बीजेपी की बैटिंग होती है। ये कोई छुपी छुपाई बात नहीं थी, कोई रहस्य वाली बात नहीं थी। ऐसा नहीं है कि आज जब नीतीश कुमार को राज्यसभा भेज दिया गया तब लोगों को ये बात समझ में आया कि ललन सिंह कौन है, संजय झा क्या कर रहे थे। और लंबे समय से ये जो 3-4 नेता हैं वो नीतीश कुमार को घेर के रखे हुए थे। तो जो जदयू के जो मूल नेता हैं, जो उनके अपने स्वजातीय नेता हैं नीतीश कुमार के, या जो अति पिछड़ी जाति के नेता हैं, वो इस बैरियर को क्यों नहीं तोड़ पाए? देखिए, ये पिछले साल 1.5 साल से नीतीश कुमार के इर्द-गिर्द नेता घूम रहे थे। इस कार्य समय में वो लोग कई बार नीतीश कुमार से मिले भी होंगे। तो पार्टी के अंदर आज जो लोग हंगामा कर रहे हैं, तब समय रहते पार्टी के अंदर वो क्यों नहीं आवाज उठा पाए कि और समझिए कि कोई पार्टी का महासचिव है, कोई मंत्री है, इतना बड़ा लोग है, पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है, क्या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से नहीं मिल सकता? पार्टी का कोई नेता मंत्री है, क्या वो मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता? तो समय रहते इसका आवाज क्यों नहीं उठा पाए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसका कारण ये है कि हर व्यक्ति, जदयू के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि इस वक्त जदयू में जो भी है वो हर व्यक्ति अपने आप को नीतीश के बाद उत्तराधिकारी देख रहा था। लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार जाएंगे तो जदयू हमारे पाले में आ जाएंगे। सब लोगों ने मिलजुल करके, किसी ने किसी का जो कारनामा है उसकी चर्चा होने लगी, वो घोषित तरीके से उनका चर्चाएं होने लगी, और किसी के कारनामे पे पर्दा ढका रहा। सब लोगों ने मिल करके जदयू का जो सेकंड लीडरशिप है, यानी निशांत कुमार को उभरने नहीं दिया गया। लंबे समय से जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि जब तक वो सक्रिय निशांत कुमार नहीं आए, तो क्या नीतीश कुमार चाहते थे कि राज्यसभा चले जाए? नीतीश कुमार से तो मात्र 2-3 ही लोग जितनी तेजी से घटनाक्रम बदली है, मात्र मुख्यमंत्री आवास में 3 ही नेताओं का आना जाना था। शेष लोगों का तो वहां एक्सेस भी खत्म हो गया था। सिर्फ ललन सिंह थे, संजय झा थे, विजय चौधरी, ये लोग आया जाया करते थे। तो ये अपने मन से एक नैरेटिव चला देना और इसी तरह का नैरेटिव नीतीश कुमार को भी बताना और फिर उसके बाद जनता को भी बताना, और यही के कारण रहा कि निशांत कुमार नहीं आए। देखिए, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर के जो उतार चढ़ाव है, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री हैं, तो ये अस्वाभाविक नहीं है कि उनको उस पद से हटाया जा रहा है। अस्वाभाविक यह है कि उसके जगह जदयू का अपना मुख्यमंत्री नहीं है और निशांत कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है। तो निशांत कुमार जो सेकंड लीडर के रूप में उभर नहीं पाए, इसके जवाबदेह जो लोग हैं, आज वही लोग जदयू के गुनाहगार भी हैं। चूंकि ये बिल्कुल घोषित था कि संजय झा क्या थे। जब आप देखिए कि टिकट बंटवारा हुआ था, उस समय अजय मंडल, गोपाल मंडल ने किस तरीके का बवाल किया था। अगर रत्नेश सदा नीतीश कुमार के पास जाके रोते धोते नहीं तो उनको भी टिकट नहीं मिलता। तो ये तो
आप देखिए कि डुमरांव में जो अंजुम आरा हैं, वो लंबे समय से जदयू से जुड़ी हुई हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रही हुई हैं, उनका टिकट काट दिया गया। टिकट एक ऐसे राहुल सिंह को दिया गया कि जैसे ही वो जदयू ज्वाइन किए अगले दिन उनको टिकट मिल गया। तो इस तरीके की हेरा-फेरी तो टिकट बंटवारों के समय से चल रहा है। और 2025 में जब मकर संक्रांति का समय था, उसी समय से था कि निशांत कुमार आएंगे और जदयू के संगठन को देखेंगे। अगर उस वक्त निशांत कुमार आ गए होते, टिकट बंटवारों को अपने नजदीक से देखते, तो सारे दांव पे समझ लिए होते। आज जो घटना घटी है जदयू के साथ, उसका मूल कारण यह है कि जदयू में कोई लीडरशिप नहीं हो पाया, जदयू का कोई उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, सिर्फ नीतीश कुमार तक सीमित रहे। और ये एक सच्चाई है, आज के समय में ये सच्चाई को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि नीतीश कुमार से जुड़ा जो उनका स्वास्थ्य है, वो बहुत बड़ा मसला है। इसके कारण ये बदलाव करना सहज हो गया। ये बात नहीं, ठीक है, ये बदलाव करना सहज हो गया, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सवाल तो पूछा जा रहा है ना। एक बात ये उठ रही है कि नीतीश खुद सरकार चला नहीं पाते थे, ब्यूरोक्रेट चला रहे थे, ब्यूरोक्रेट फैसले ले रहे थे, मैसेज गलत जा रहा था। तो सवाल ये है कि भाई एक समय के बाद बदलना भी तो जरूरी होता है ना। अगर आपका उम्र आपका साथ नहीं दे रहा है तो आपको बदलना तो पड़ेगा। अब राबड़ी देवी को आप लड़की बोलिए और ये इस तरह की गलती आप बार बार करिए तो लोग इसको कैसे एक्सेप्ट करते? ये सिर्फ जेडीयू की ही सरकार तो थी नहीं, ये एनडीए की सरकार है। तो इस सच को भी हमें स्वीकार करना चाहिए दीपक कोचगवे जी। ये सच को हम साइड लाइन तो नहीं कर सकते। और अगर जेडीयू के हाथ में ही लीडरशिप होना चाहिए तो ये कौन लोग थे बात कर रहे थे जिसको लेकर के काफी नाराजगी है? क्योंकि कल हमने सुना ललन सिंह मुर्दाबाद, संजय झा मुर्दाबाद, फलाना सराफ मुर्दाबाद, फलाना मुर्दाबाद, विजय चौधरी मुर्दाबाद, ये सब तमाम तरह के नारे जेडीयू के दफ्तर में लग रहे थे। तो बात यह है कि क्या जिन लोगों को नीतीश कुमार ने अपना विश्वास पात्र बनाया हुआ था, उन्हीं लोग पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं का भरोसा नहीं है, तो नीतीश कुमार फिर उन्होंने अपना भरोसेमंद कैसे बना लिया था? देखिए, जिस तरह से राजकाज चलता है और राज चलाया जाता है, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करीब आसपास हमेशा उनके पास रहते हैं। और जिस तरह से यह घटना घटी है और आपने जो सब बताया है, आज नीतीश कुमार ने एमएलए, एमएलसी और अपने पार्टी के सारे वर्कर को बुलाया और उसमें क्या निर्णय होगा ये अगली बार। यही बात अगर नीतीश कुमार पहले इन चारों की बातों को जनता अपने प्रतिनिधियों के पास रखते तो शायद ये मामला आगे नहीं बढ़ता और ये मामला वहीं पे खत्म हो जाता। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार जिद्दी है, जिसको कहा जाता है, हम लोगों ने भी माना है कि जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, जो चीज अगर ठान लेते हैं तो वो कर बैठते हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने ये डिसीजन लिया, ये किसी को इस बात की भनक नहीं थी। सिर्फ 4 लोग थे जिसका नाम आ रहा है, संजय झा थे, ललन सिंह थे और 1-2 लोग जो अधिकारी हैं वो, कि ये किस तरह पर से ये सारी बात सही है, यही बात, ये 4 लोग हैं तो इन 4 लोगों का चुनाव तो नीतीश कुमार ने ही किया होगा ना प्रियदर्शी रंजन, कोई ऊपर से टपक नहीं गए ना। ये भाई 4 लोगों में ये 4 लोगों का चुनाव नीतीश कुमार नहीं किया। अब इससे 2 बातें निकल करके आती हैं, या तो नीतीश कुमार अब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं है कि वैसा सब उचित चुनाव कर सकें, और अगर उतने स्वस्थ नहीं है तो फिर एक संवैधानिक पद पर रहने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन अगर स्वस्थ हैं तो क्या उनका चुनाव गलत हो गया और ऑपरेशन लोटस सफल हो गया? प्रियदर्शी रंजन, ये तो सवाल उठता है ना भाई। आपने आरसीपी सिंह को अपने साथ आप क्यों नहीं लाए? लोग मांग कर रहे हैं, काफी टाइम से मांग कर रहे हैं, आप उनको आने क्यों नहीं दिए? पुत्र को आपने आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया, या उनको जगह क्यों नहीं दी? आखिरकार किसने रोक दिया, किसने साजिश कर दी? और मैं कुछ ही महीने पहले की बात है ना, यही लोग टिकट भी बांट लिए थे दिल्ली में। नीतीश कुमार को जैसे ही पता लगा उन्होंने सबका टिकट इधर उधर कर दिया, सबकी बोलती बंद कर दी। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि नीतीश कुमार साइलेंट हो गए और राज्यसभा सीट पाकर के दिल्ली जाने को तैयार हो गए? राज्यसभा सीट भी तो जेडीयू विधायक ही वोट करेंगे ना उनको, बीजेपी क्या दे रही है उनको?
बदले में क्या मिला जो वो दिल्ली जाने को तैयार हो गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए? प्रियदर्शी रंजन। देखिए, दो महत्वपूर्ण चीजें। एक, बीजेपी फाइल्स में पहले ही तय हो चुका था कि द ग्रेट बिहार पॉलिटिक्स का आगे आने वाले दिनों में सियासत कैसा रहेगा। पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले ही जो सीट बंटवारे की आप चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली में तय हो गया, वहीं दिल्ली में यह भी तय हुआ था कि अगर सरकार बनती है एनडीए की तो फिर नीतीश कुमार कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कितने दिनों के बाद बन जाएगा। ये पहले से तय हो चुका था, ये आज की बात नहीं है। जो लोग ये रोना धोना रो रहे हैं कि अचानक हो गया, हाँ तरीका पर सवाल हो सकता है, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ है। याद करिए, जब नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ने एनडीए जा रही थी, उस समय भी ये सवाल खड़ा हो रहा था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर जाए या न जाए। इनका स्वास्थ्य आज बिगड़ा है क्या? नीतीश जी का विधानसभा चुनाव के दौरान नहीं बिगड़ा हुआ था क्या? नहीं, पर प्रियदर्शी रंजन, लोगों के साथ तो धोखा हो गया ना। 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, ये नारा क्यों गढ़ा गया? हाँ, लोगों के साथ धोखा तो हुआ ना। अगर नीतीश जी के पक्ष में ये चीजें, उनका स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर आपने ऐसे चेहरे को सामने क्यों रखा जो आपको फिट नहीं लग रहे थे? आपने लोगों को क्यों भरोसा दिलाया कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश? ये सवाल है ना, इसी सवाल पर तो दोनों घिरे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड वाले दोनों लोग घिरे हुए हैं। अच्छा ठीक है, फर्ज करिए नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हैं, तो क्या ये हालात हैं जिसमें वो मुख्यमंत्री रहे? शायद नहीं, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने ये सवाल खुद ही उठाया कि अगर आप सही लोगों का चुनाव नहीं कर सकते और आप जैसा नेता जो 20 साल से सीएम बना हुआ है, तो क्या आपको सीएम बने रहना चाहिए अगर आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो? लेकिन जब हम जनता की अदालत में जाते हैं और हम कहते हैं कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश, बार बार ये शब्द उठ रहा था ना, नीतीश नहीं रहेंगे, तो ये तो हो ही गया ना कि 2025 से 30 तो नहीं रहे, नीतीश हटा दिए गए। नीतीश हटा दिए गए, लेकिन ये नारा जनता दल यूनाइटेड का था, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं था कि 2025 से 30 फिर नीतीश। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी, या अन्य जो एनडीए के सहयोगी दल थे वे ये कह रहे थे कि हमें नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, हम नीतीश कुमार के साझा चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये जनता दल यूनाइटेड का नारा था। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो आप बार बार उठा रहे हैं, उस पर प्रकाश डालना बेहद जरूरी है कि ये चार लोग कौन हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दिया। एक तरीके से भाई ये वही लोग हैं जिन्होंने यहां तक नीतीश कुमार की यात्रा कराई है। ललन सिंह है उसमें, संजय झा है उसमें, मनीष वर्मा है उसमें, अन्य कुछ एक नाम है इसमें। इन्हीं लोगों के बदौलत तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति खड़ी की है। और एक जो बात कही जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दे दिया या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा किया, भारतीय जनता पार्टी ने ही तो नीतीश कुमार की राजनीति को इतना चमकाया दमकाया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो 90 के दशक में माले के साथ गठबंधन करके संघर्ष कर रहे नीतीश कुमार क्या यहां तक आ पाते? जब पहली बार नीतीश कुमार शपथ लिए थे उस समय समता पार्टी की हैसियत 33 विधायकों की थी, 32 विधायकों की। नहीं, पर ये वाइस वर्षा भी है प्रियदर्शी रंजन जी। आप बीजेपी कुछ भी कर ले, अभी भी बीजेपी बिहार में और आसपास के प्रदेशों में इस टैग से बाहर नहीं निकल पाती है कि ये सवर्णों की पार्टी है। आप कितना भी बैकवर्ड लीडरशिप आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन ये आरोप चस्पा हो जाता है। और जान लीजिए, नीतीश कुमार को बार बार अपने पक्ष में बीजेपी इसलिए रखती रही, उनके सामने सरेंडर होती रही, क्योंकि इसका लाभ परसेप्शन लेवल पर अन्य जगहों पर बीजेपी को मिलता रहा है। तो देखिए, ये वाइस वर्षा है। अगर आप नहीं लाते जेडीयू को तो क्या आप लालू प्रसाद से लड़ पाते? लंबा विमर्श हो सकता है। हाँ, ये आप लालू प्रसाद से लड़ पाते? आपने एक बार लड़के तो देख लिया 2015 में। वही तो मैं कह रहा हूँ। अपवाद है, 2015 में भी भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट अब मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन भाई इतनी चतुर पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, एक से एक प्रयोग करने वाली पार्टी, जब नीतीश कुमार के बगैर प्रयोग किया है, मुंह की खानी पड़ी भाई। दो लोकसभा चुनाव से पहले भी तो स्थानीय लीडर, स्टेट लीडरशिप तो तैयार नहीं थी ना कि नीतीश कुमार के साथ जाना चाहिए। ये तो सेंट्रल लीडरशिप ने थोपा और परिणाम भी आपने देख लिया। तो ये एक विमर्श, ये मुझे लगता है ये विमर्श दूसरे उस पे जा रहा है। पर जेडीयू के भीतर की नाराजगी
सवाल यह है जेडीयू के भीतर की नाराजगी, आम लोगों की नाराजगी कैसे दूर होगी राम बंदोबस्त? क्या ऐसे दूर होगी कि निशांत सीएम बन जाए? और निशांत सीएम बन जाएंगे तो जो व्यक्ति पूरे तरीके से पॉलिटिकली इमैच्योर्ड है, किसी तरह का अनुभव नहीं है, उस व्यक्ति को कैसे चीफ मिनिस्टरशिप का पद दे दिया जाए? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। जी, यही एक बहुत बड़ा मसला है। देखिए, जो नीतीश कुमार को इस वक्त हटाया गया है, उसमें जो सबसे बड़ा पेच ये है कि समय रहते निशांत कुमार को पार्टी में नहीं लाया गया। और बार-बार जो जदयू में जो 2 खेमा है, जिसमें से एक खेमे में मनीष वर्मा, श्रवण कुमार आदि जो लोग आते हैं, जो ये कह रहे हैं कि संजय झा या संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह आदि ने निशांत कुमार को कभी भी उभरने नहीं दिया। मेरा सवाल यह है कि वो लोग भी पार्टी के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग समय रहते पार्टी के अंदर आवाज उठा करके निशांत कुमार को पार्टी में क्यों नहीं लाए? ये जितना भी घटनाक्रम है वो इसलिए हुआ क्योंकि निशांत कुमार जदयू में नहीं है। अगर जदयू का उत्तराधिकारी होता तो आज ये नहीं होता। देखिए, नीतीश कुमार का हटना एक अलग मुद्दा है क्योंकि उनसे जुड़ा उनका स्वास्थ्य एक पहलू है। मसला ये है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का मुख्यमंत्री क्यों नहीं, निशांत कुमार मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? तो जदयू का मुख्यमंत्री इसलिए नहीं क्योंकि इस वक्त आज जो जदयू है उसमें एक भी ऐसा नेता नहीं है जिसको अगर आप मुख्यमंत्री बना दें तो सारा जदयू शांत बैठ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं उस गैप को निशांत कुमार ही भरते जिनको नहीं लाया गया, और ये इसकी जिम्मेवारी हर नेताओं पे जाती है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल सही बात है, 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बीजेपी का नारा नहीं रहा, ये जदयू का ही नारा रहा। तो ये जो मसला भले ही आज हो गई, ये होली के दिन ये घटना घट रही है, इसकी टाइमिंग को नहीं जानता था, लेकिन ऐसी घटना घटेगी इसकी आशंका तो थी ही। इस आशंका से कौन मुंह मोड़ सकता है? ये कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से जदयू जा रही थी, मुख्यमंत्री आवास में जदयू के शेष नेताओं का पहुंच कम गया था। आप देखिए कि निशांत कुमार के हामी भरने के बाद भी आरसीपी सिंह को नहीं लाया गया था। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि निशांत अब आरसीपी सिंह 24 घंटे के अंदर आ जाएंगे कि 48 घंटे के अंदर आ जाएंगे। इतना बात जब नजदीक आ गया, ये सारा मसला रुक रहा था। तो कहीं ना कहीं निशांत कुमार की इच्छा को ही दबाया जा रहा था। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब ललन सिंह आए थे लखीसराय में और आरसीपी सिंह से जुड़े हुए एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि जदयू किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है यह कह के किसको चिन्हित कर रहे हैं? अगर जदयू को एक व्यक्ति की पार्टी है ऐसा कहा जाता है तो नीतीश कुमार ही हैं। तो हर उनके उस स्टेटमेंट को डिकोड करना चाहिए कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को भी लोग हाशिए पे लाना शुरू कर दिए हैं। तो वो टाइमिंग को लेकर के कोई नहीं जान रहा था, लेकिन इस तरह की आशंका तो थी ही। अब जो वर्तमान आक्रोश है, आक्रोश तो बहुत है, कई विधायकों में भी है, कई सांसदों में भी है और कार्यकर्ताओं में तो है ही। लेकिन 2 महत्वपूर्ण बात है, ये समझना होगा कि कितने ऐसे विधायक हैं जो प्रो बीजेपी हो चुके हैं इस वक्त, कितने ऐसे सांसद हैं जो प्रो बीजेपी हो चुके हैं इस वक्त। क्योंकि बीजेपी कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है, वो सबसे बड़ा सबसे ताकतवर पार्टी है। इस तरह की आशंका को बीजेपी पहले ये काम करने से पहले नहीं भांप चुका होगा, नहीं, ये ठीक बात है, मानने वाली नहीं। पर ये सारी बात ठीक है, पर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वो लोग थे जिनको आप कह दीजिए कि वो प्रो बीजेपी ही थे। अब तो ये कहा जाता है, पहले भी कहा जा रहा था। और बाकी जो दूसरी धड़ा के लोग थे वो कोई लोग पार्टी में रह नहीं गए थे। अब श्रवण कुमार भी जिस तरीके से आरसीपी सिंह के विपक्ष में उन्होंने बयान दिया, फिर मनीष वर्मा के साथ उनके 36 के आंकड़े हैं, तो ये सारी बातें मुझे लगता है संतुलन बिठाने में नाकामयाब रही। नहीं तो 2 धड़ा रहता, एक प्रो बीजेपी एक प्रो आरजेडी जो नीतीश कुमार लेकर चलते थे, तो माहौल दूसरा रहता था। दीपक जी, आपको नहीं लगता कि अब सारे लोग ऐसे नीतीश कुमार के इर्द गिर्द खड़े हो गए जो कि प्रो बीजेपी थे, और ये लोटस ऑपरेशन लोटस हो गया, और जेडीयू के लोगों को जो उनका आधार वोट बैंक है, जो लोग उनके शुभचिंतक हैं, जो समाज उनको सत्ता में देखना चाहता है पूरे तरीके से, उसको कानों कान खबर तक नहीं लगी। दीपक जी, देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार का जो समीकरण था और जिस तरह से उन्होंने अपने ये काम किया था, अभी जिस तरह से आपने ऑपरेशन लोटस की बात की, किसी को कान खबर तक नहीं लगी, इसी को तो कहते हैं ऑपरेशन।
अगर कानो कान खबर हो जाए तो फिर ऑपरेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, ऑपरेशन तो पब्लिक हो जाता है। तो ये जिस तरह से नीतीश कुमार आपने देखा कि जिस तरह से ये सरकार, ठीक है, प्रियदर्शी ने सही कहा कि इसका ब्लूप्रिंट तो विधानसभा चुनाव के परिणाम के दिन नहीं, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो अमित लिखा गया है। अमित शाह का वो मगर मैं ये स्टेटमेंट, कहता हूं- हाँ, अमित शाह का मगर वो स्टेटमेंट गृह जी, मंत्री ने संजय झा के ही यहाँ भोज में एक स्टेटमेंट दिया था, उसकी बड़ी चर्चा हुई थी। चूड़ा दही का भोज हुआ था पिछले साल की बात मैं कर सकता हूँ, वहाँ मैं भी गया था और उसकी चर्चा वहीं से जोरदार तरीके से शुरू हुई और बार बार ये सवाल उठता था। आज वो साबित हो गया। पर एक सवाल है प्रियदर्शी रंजन कि अब आगे क्या, नीतीश गए दिल्ली तो जेडीयू खत्म हो जाएगी, इसकी भी चिंता में, यकीन मानिए कई जेडीयू विधायकों में है, कई नेताओं में, कि अब जेडीयू का क्या होगा, कौन संभालेगा। जो लोग नंबर 2 मतलब दूसरी पंक्ति में जो लोग नेता हैं उनका कोई वोट बैंक नहीं है, जेडीयू का आधार वोट बैंक उनसे जुड़ा हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा दिलचस्प बात मैं ये बताने वाला हूँ कि अभी तय मत मानिए कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। अभी खेल होना बाकी है, अभी बहुत खेल बाकी है, अभी गंगा में बहुत पानी बहना बाकी है। 10 अप्रैल तक ना, 10 अप्रैल को ना राज्यसभा में नीतीश कुमार जाएंगे। उस समय तक तो मुख्यमंत्री बने हुए रहेंगे, या उससे पहले अगर मुख्यमंत्री पद से उन्हें हटाया जाता है तो ये देखना होगा कि वे हटते हैं या नहीं हटते हैं। क्योंकि जिस तरीके से समर्थकों ने एक नई ताकत नीतीश कुमार को दी है, नीतीश कुमार कन्विंस हुए थे कि ठीक है आप कमजोर हो गए हैं, अब आपको लोग नहीं चाहते हैं, आप हट जाइए। ये भी एक बात नीतीश कुमार को समझाई और बताई गई थी। लेकिन अब नीतीश कुमार को लगता है कि नहीं, अभी तो हम उफान है, तूफान है, दक्षिण वाले हीरो की तरह है, जिसके लिए लोग मरने मिटने को तैयार है, रोने को तैयार है, रो गा रहे हैं। अभी तक ऐसा देखा था क्या किसी ने? नीतीश कुमार के समर्थकों को एग्रेसिव होते किसी ने देखा था क्या? नहीं, इसके पहले नहीं। लेकिन इस तरीके से एग्रेसिव हो जाएंगे नीतीश कुमार के कार्यकर्ता, नीतीश कुमार को भी ये उम्मीद नहीं था, जनता दल यूनाइटेड को भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से नीतीश कुमार को की विदाई पर लोग फूट करके सामने आ जाएंगे। और ये बैक बाउंस जो कर रहा है ना, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी नजर बनाई हुई है। मेरी बात चूंकि पूरी नहीं हुई थी, मैं इन्हीं बातों को कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इन चीजों पर भी नजर बनाई हुई है कि आगे आने वाले दिनों में हालात कैसे रहेंगे। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ कदम पीछे खींचेगी और समय देगी नीतीश कुमार को। माहौल चेंज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से आरजेडी, कांग्रेस या अन्य दल नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए हैं, खुला समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि उनको हटाया जा रहा है, अगर वो लोग सीधे तौर पर समर्थन देने की स्थिति में आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी बना लेगी, तो नीतीश कुमार उस सरकार को नहीं चलने देगी। ये भी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष चुनौती है कि कैसे। देखिए, जनता दल यूनाइटेड को तोड़ करके ही भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे तक राज कर सकती है। अभी जो समीकरण है उसके हिसाब से अगर जनता दल यूनाइटेड एज इट इज बनी हुई रही तो बहुत मुश्किल होगा भारतीय जनता पार्टी को बचे हुए जो कार्यकाल है इस विधानसभा के, उसमें अपना मुख्यमंत्री को बनाए रखना। तो इस पर कड़ी नजर, सबों की नजर होनी चाहिए और इस एंगल पर भी बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शांत शांत थे, सभी ये देख रहे हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ चीजें करनी भी हैं तो उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी बहुत जरूरी है। नीतीश कुमार की रजामंदी के बिना भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री हो जाएगा, ये भी बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। क्योंकि शर्त रखेंगे ना नीतीश कुमार, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि उनके समर्थन में तो अब विधायक आ गए हैं खुल करके नीतीश कुमार के। पहले अगर नीतीश कुमार को लगता होगा या भारतीय जनता पार्टी को भी लगता होगा कि नहीं नहीं, नीतीश कुमार से अब चीजें निकल चुकी हैं, विधायक लोग अब उस तरीके से नहीं अपना भविष्य देख रहे हैं, मैं भी उन लोगों में से था जो यह मानता था कि नीतीश कुमार में अब उनके विधायक भी भविष्य नहीं देख रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके विधायक नीतीश कुमार में ही भविष्य देख रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता है नीतीश कुमार के नाम पर जुड़े हुए हैं। और बैकवर्ड फॉरवर्ड पोलराइजेशन की जो बात होती थी, उस धुरी के अभी भी नायक नीतीश कुमार है। और जिस तरीके से आरजेडी समर्थन कर रही है, तेजस्वी यादव खुल करके सामने आ गए, उससे ये मामला और बड़ा हो गया है। माना कि नीतीश कुमार के जो सिपह सलाहकार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के होस्टाइल हो गए हैं, अमित शाह के होस्टाइल हो गए हैं, लेकिन चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है कि पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड के विधायक गण नीतीश कुमार में भरोसा खो चुके हैं, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं रख रहे हैं। तो मेरी मानिए, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है
और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो बात सबसे पहले शुरू होनी चाहिए थी, वो ये कि बिहार का राज्यपाल रातों रात बदल दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी भी डरी और सहमी हुई है कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो किस तरीके से चीजें जाएंगी। अगर नीतीश कुमार नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी बैकअप प्लान लेकर के चल रही है, पूरी तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश है। नहीं माने तो फिर अस्थिर मामला होगा, और वैसी स्थिति में बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया जाएगा कि आप सरकार बनाएं। क्योंकि अभी विकल्प है ना जनता दल यूनाइटेड के पास, नीतीश कुमार के पास, कि आंकड़े को वो जुटा सकते हैं। आरजेडी के साथ जाकर के, कांग्रेस के साथ जाकर के, वाम दलों के साथ जाकर के, छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं, तो मैं वही राम बंधु बस जी से जानना चाहूंगा कि क्या जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है क्या कि नीतीश नहीं जाएंगे, या नीतीश के विकल्प के तौर पर किसको देखा जा रहा है, क्या चल रहा है? देखिए, जदयू में तो आक्रोश इस कदर है कि जदयू के कुछ नेताओं की मीटिंग हुई है, और खासकर उसमें जो अति पिछड़े जाति और कुर्मी समाज से जो विधायक आते हैं, और उन लोगों का कहना है कि वो राज्यसभा की जब वोटिंग होगी तो उसमें भाग ही नहीं लेंगे, वो चाहते ही नहीं कि नीतीश कुमार जीत जाएं। तो आक्रोश है। महत्वपूर्ण ये है कि वो बिखरा हुआ आक्रोश है, सब आक्रोशित हैं, लेकिन उस आक्रोश का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि अगर कोई नेतृत्व नहीं करेगा तो आगे चल करके जैसे जैसे दिन बीतेगा ये आक्रोश ठंडा पड़ जाएगा। तो और कोई अगर नेतृत्व करने के लिए आ गया तब तो आप समझ लीजिए कि फिर ये संभव है, जो प्रियदर्शी जी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को बीजेपी दिल्ली भेजे ही नहीं। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जदयू में जो आक्रोश है वो कैसे कायम रहता है, कौन उसका नेतृत्व करता है, और दूसरी बात यह है कि जितने भी लोग जदयू में रहे हैं सब लोगों के मन में एक तरीके का लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे कि नीतीश के बाद हम ही उत्तराधिकारी हो जाएंगे। खास करके अगर आप पूछिए कि ये जो घटना घटी है उसके असली गुनाहगार कौन है? देखिए, बीजेपी तो एक पार्टी है, एक पार्टी क्यों चाहेगी कि उसका अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं हो? ऐसा क्यों चाहेगी? तो उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो किया है वो कोई अस्वाभाविक नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जदयू के जितने भी लोग हैं सब लोग अपने आप को नीतीश कुमार के बाद उत्तराधिकारी देख रहे थे, और किसी ने भी ये हिम्मत नहीं की कि जिन 2 4 3 नेताओं के इर्द गिर्द नीतीश कुमार घिरे हुए हैं उस बैरियर को तोड़ करके नीतीश कुमार को जो मूल जदयू का जो जनाधार या जो मूल भावना है जदयू का नेताओं का, उन लोगों के बीच लाए। ये टास्क किसी ने पूरा नहीं किया, और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने का चलिए एक लाइन में बता दीजिए, नए सीएम का चुनाव होता है तो कब तक होने की संभावना है? देखिए, ये तो 10 अप्रैल तक होने की संभावना है। इस तरह की चर्चाएं मीडिया में है, एक महीने में तो बहुत खेल हो जाएगा प्रियदर्शी रंजन जी। एक महीने में बहुत खेल हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। अभी देखिए ना, दिनों दिन राजनीति चढ़ेगी, जिस तरीके से हैपनिंग हो रही है। मैं मानता हूं कि खामने ही हो गए हैं, बिहार की राजनीति के खामने ही हो गए हैं। मर भी गए लेकिन जनता इनके साथ, खामने के साथ है ना ईरान में। और भारतीय जनता पार्टी की तुलना यहाँ पर आप कर सकते हैं इजराइल और अमेरिका से। रेजिम चेंज करने की जो कोशिश हुई थी, मुझे ये तुलना थोड़ी अजीबोगरीब लग रही है, लेकिन आप कर रहे हैं और आप वहाँ की परिस्थिति को बेहतर समझ रहे हैं, आप जमीन पर हैं। पर बड़ा सवाल यही है दीपक कोचगवे जी, बात तो बहुत करता, पर बड़ा सवाल ये है कि जब जेडीयू एज अ पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, समर्थक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन सब की मर्जी के खिलाफ नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को अपने लोगों को देना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से इमोशंस बाहर कर रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। चूंकि समय की सीमा खत्म हो चुकी है, इसलिए बिहार की बात में शामिल होने के लिए राम बंधु बस जी, दीपक कोचगवे जी, प्रियदर्शी रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।